नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूं आपका बीजी टॉक्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग जो है दूसरा टॉपिक आता है। तो आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग का समझेंगे कि क्या इसका मीनिंग या डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस इसका। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिटरमाइनिंग इट्स competition. It is the process of framing financial policies in relation to procurement, investment, and administration of funds of an enterprise. फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है किसी भी बिजनेस में जो है कैसे भी कोई भी बिजनेस करने से पहले ना फाइनेंशियल का ना प्लानिंग किया जाता है। उसमें कैपिटल को एस्टिमेट किया जाता है कि कितना लगेगा, नहीं लगेगा वगैरह। और वो कंपटीशन जो मार्केट में उस हिसाब से वो फाइनेंशियल का एस्टिमेट करता है। सपोज इसका जिस चीज़ का शॉप खोलना है या फिर बिजनेस कर रहा है उसका कंपटीशन अगर तगड़ा आएगा तो उसको उससे भी तगड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि वो उस कंपटीशन को टक्कर दे सके, उसका भी मार्केट में सामान उसका भी बिके या फिर उसका भी सर्विस जो है ज़्यादा वैल्यू हो मार्केट में। तो इसीलिए ये सबको प्लानिंग किया जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज इन द रिलेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो है फ्रेमिंग किया जाता है, मतलब पहले से तय किया जाता है कि कितना फाइनेंस प्रोक्योरमेंट कहाँ से लाएं, फंड कहाँ से इकट्ठा करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, और हम जो इन्वेस्टमेंट करें उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो इन्वेस्टमेंट में, किसको कैसे कहाँ, ये सारा जो है फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी प्लानिंग होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाता है। तो डेफिनेशन अगर उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हो। तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग हैज गॉट मेनी ऑब्जेक्टिव्स टू लुक फॉरवर्ड टू। द फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. This will depend upon factors like cost of current and fixed assets, promotional expenses, and long-range planning. Capital requirements have to be looked with both aspects, short-term and long-term requirements. इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है कि डिटरमाइन करता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कैपिटल कितना रिक्वायर है उसको ये डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हमें जो फिक्स्ड एसेट्स के लिए लेना है कि करेंट एसेट के लिए लेना है उस हिसाब से पैसा लगाएंगे। जो हम लोग एसेट के लिए ले रहे हैं वो कम समय के लिए या ज़्यादा दिन के लिए है, प्रमोशन के लिए है, खर्चा उर्चा तो नहीं हो रहा है, प्रमोशन का खर्चा वो उसको भी इसी में आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आता है। और लॉन्ग रेंज मतलब ज़्यादा दिन के लिए अगर है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करें तो कम पैसा लगेगा। ये उस हिसाब से तय किया जाता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इस हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है कि अगर ज़्यादा दिन के लिए है तो ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा ताकि पैसा आते रहेगा, ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो पैसा आते रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए एक बार ही आएगा पैसा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर है डिटरमाइन करना है। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल दैट इज द रिलेटिव काइंड एंड प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। दिस इंक्लूड्स डिसीजन ऑफ डेब्ट, इक्विटी रेशियो बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? द कैपिटल स्ट्रक्चर इज द पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड बाय कंपनी टू फाइनेंस इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। मतलब कि जो कैपिटल कहाँ से आ रहा है, या तो डेब्ट से आ रहा है या इक्विटी से। डेब्ट मतलब या तो लोन ले रहा है या फिर इक्विटी या फिर अपने से पैसा ले रहा है या फिर शेयर होल्डर से ले रहा है पैसा, वो कहते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये दर्शाता है कि किस तरह से हम पैसा का जो है किस तरह से मेरा पैसा आ रहा है, या तो डेब्ट से आ रहा है कि इक्विटी से आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये भी डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। अगला है फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज विथ रिगार्ड्स टू कैश कंट्रोल, लेंडिंग, बोरोइंग एक्सेट्रा। मतलब जो है
कैश कंट्रोल मतलब होता है कि कैश जो है आ रहा है कि जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सबको कैश को कंट्रोल करना, ये फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। ये पॉलिसीज को देखता है। फिर लेंडिंग मतलब होता है कि अगर हम किसी को उधार दिए तो लेंडिंग होता है, और बोरोइंग मतलब किसी से उधार लिए। ये सब भी जो है फ्रेम करता है, मतलब तय करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका ऑब्जेक्टिव है। अगला है the financial manager ensures that the scarce financial resources are maximally utilized in the best possible manner, cost at least cost in order to get maximum returns on investment। इसका मतलब है कि इंश्योर करना कि मतलब फाइनेंशियल का कहीं पे कमी तो नहीं रह गया। अगर हम पैसा लगा भी रहे हैं तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, कि ज़्यादा हमको बेस्ट पॉसिबल मैनर में अच्छे से एकदम यूटिलाइज करें पैसा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आए हमें इन्वेस्टमेंट में। कोई भी इन्वेस्टमेंट किए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आए, ये भी जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अब हम लोग देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो क्या इंपोर्टेंस है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, procedure, programs and budgets regarding the financial activities of a concern. This ensures effective and adequate financial investment policies. The importance can be outlined as, तो हम लोग को पता ही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है? फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना, पहले से बनाना, पॉलिसीज बनाना, क्या प्रोसीजर लगेगा, क्या क्या प्रोग्राम्स करना पड़ेंगे, कितना बजट है नहीं है, इसके रिगार्डिंग में पहले से फाइनेंस के रिगार्डिंग में ये सब में एक्टिविटीज को करना। तो कितना इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये सबको बनाना, ये सब आता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। क्या इंपॉर्टेंस है? तो चलिए देखते हैं। पहला है एडिक्वेट फंड्स हैव टू बी एंश्योर्ड, मतलब हमें एडिक्वेट फंड्स मतलब जितना चाहिए कम से कम उतना तो मिले हमें, और ये कहाँ से मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे प्लानर हो। तो ये जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगला जो है फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन इंश्योरिंग ए रीजनेबल बैलेंस बिटवीन आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ फंड्स सो दैट स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड। मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो में एक बैलेंस बना के क्रिएट करना चाहिए, एक बैलेंस, ताकि ना मतलब पैसा अगर जा रहा है तो मतलब वो जितना जाना चाहिए उतना जा रहा है, ये नहीं कि ज्यादा चला गया। ज्यादा चल जाएगा तो कंपनी को कुछ बचेगा नहीं, और कंपनी को फ्यूचर देख के भी चलना पड़ेगा। और पैसा इनफ्लो मतलब अंदर आ रहा है तो वो भी कम नहीं आना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। ये सब में स्टेबिलिटी क्रिएट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगला क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एंश्योर दैट द सप्लायर ऑफ फंड्स आर इजीली इन्वेस्टिंग इन कंपनीज व्हिच एक्सरसाइज फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब जो है सप्लायर जो हमें फंड्स दे रहे हैं उनको भी तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो उनको हम प्रॉफिट दिए, अगर टाइमली प्रॉफिट नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम से हो सकेगा कि वो हमें नहीं लगाएंगे, हमारी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। तो उनको भी मतलब हमें ये चेक करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग में चेक किया जाता है कि हमें रेगुलर फंड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं सप्लाई के थ्रू, और कहीं कोई दिक्कत है उस दिक्कत को सुधार किया जाए। उनको इंटरेस्ट नहीं मिला तो उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी अगर पैसों की जरूरत हो तो वो इंटरेस्टेड हो हमें पैसा जो है हमारी कंपनी में लगाने। अगला क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन मेकिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स विच हेल्प्स इन लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ कंपनी। मतलब जो है हम लोग को कंपनी अगर ग्रोथ करना चाह रही है, एक्सपेंशन, हम बाद में कंपनी को छोटा थोड़ी रखेंगे, बाद में बड़ा भी करेंगे उसको, तो बड़ा करने के लिए तो उसमें पैसा जो है ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये सब ज़्यादा लगाएंगे तो ये ना कि बेफालतू में लगाएंगे, तो मतलब एक प्लानिंग के थ्रू लगाया जाए। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू कि इसका ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाया जाए, ताकि जो है हमारी कंपनी जो है लॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चले। अगला है फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटीज विद रिगार्ड टू चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स व्हिच कैन बी फेस्ड इजीली थ्रू इनफ फंड्स। मतलब अगर हमें इनफ फंड्स है हमारे पास, तो जो ट्रेंड मार्केट्स में जो है वो चेंज करते रहता है ट्रेंड, कभी आज ये ट्रेंड चल रहा है तो अगला बार में ये ट्रेंड चल रहा है, तो वो चेंज करते रहता है। तो क्या होता है कि तो अगर हम लोग ये पुराना माल बना दिए हैं और उसका ट्रेंड चल गया, खत्म हो गया ट्रेंड, तो हमारा पुराना माल तो बेकार चल जाएगा। इसके लिए अगर हम लोग के पास पैसा है जेब में तो हम लोग फिर से नया माल, नया ट्रेंड के हिसाब से नया माल बना सकते हैं।
इससे क्या होगा, हमारी कंपनी का नाम भी बना रहेगा और हम लोग टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, हमें रोना नहीं पड़ेगा, कंपनी को रोना नहीं पड़ेगा। अगला है फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटीज व्हिच कैन बी हिंड्रेंस टू ग्रोथ ऑफ द कंपनी। दिस हेल्प इन एंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन कंसर्न। मतलब जो है फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है रिड्यूस करने में अनसर्टेनिटीज को, मतलब जो भी होने वाले हैं ग्रोथ ऑफ कंपनी को में, जो ग्रोथ ऑफ कंपनी में जो बाधाएं आती है उनको रोकता है ये फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि अगर हम लोग प्लानिंग एकदम सटीक हुआ, एकदम अच्छा हुआ, अगर अच्छा है, तब हम लोग जितने भी ग्रोथ ऑफ कंपनी में जो आते हैं बाधाएं उनको हम हटा सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। दिस हेल्प इन एंश्योरिंग स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इन कंसर्न। इससे जो क्या होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जो स्टेबिलिटी बना रहेगा कि हमारा कंपनी जो हमेशा प्रॉफिट कम कमाए या ज्यादा कमाए उससे मतलब नहीं, लॉस नहीं करे, बस प्रॉफिटेबिलिटी में जो स्टेबिलिटी हो वो देखने को मिले। यही होता है मेन मुद्दा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट यही था। तो ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपको डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और इसी तरह अगर मेरे वीडियो को देखना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिजी टॉक्स। थैंक यू।